लास्ट क्लास में हमने देखा था इलेक्ट्रिसिटी का पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, ये सब क्या होता है, इसकी डेफिनेशंस और क्या होता है एक्चुअल, इसका मतलब हमने देख लिया था। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने छोड़ा था कहां पे, ओम्स लॉ पे छोड़ा था। तो ये क्लास 10 का इलेक्ट्रिसिटी का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे हमेशा एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ओम्स लॉ क्या होता है। तो सबसे पहले इसका स्टेटमेंट देखेंगे कि स्टेटमेंट क्या होता है ओम्स लॉ का। तो यहां पे लिखा हुआ है, इट स्टेट्स दैट इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ मेटालिक वायर, यानी इलेक्ट्रिक करंट एक मेटालिक वायर से इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, यानी जो कोई इलेक्ट्रिक करंट एक मेटालिक वायर से फ्लो हो रहा है वो किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स। मतलब सपोज एक वायर है ऐसे और इसमें क्या फ्लो हो रहा है, करंट। ठीक है, इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है, तो ये जो करंट फ्लो होगा ये किस पे डिपेंड करेगा। सपोज ये एक एंड ए है वायर का, दूसरा एंड बी है वायर का। ठीक है, तो इस एंड के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, इसी चीज पे डिपेंड करेगा। यही है ओम्स लॉ। और इसमें कंडीशन है, प्रोवाइडेड फिजिकल कंडीशन सच एज टेम्परेचर रिमेन्स द सेम। ठीक है, मैं एक बार फिर से बताता हूं, किसी एक वायर में जो करंट फ्लो होता है वो किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर। यानी ये जो करंट फ्लो हो रहा है ये पोटेंशियल डिफरेंस पे डायरेक्टली डिपेंडेंट है। डायरेक्टली डिपेंडेंट का मतलब अगर पोटेंशियल डिफरेंस आप बढ़ाएंगे तो करंट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस आप घटाएंगे तो करंट भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, ये और इंग्लिश में जो आपको एग्जाम में लिखना रहेगा, अगर सपोज आपको पूछ लेता है कि स्टेट ओम्स लॉ, तो क्या आप लिखोगे, इट स्टेट्स दैट इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ मेटालिक वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स प्रोवाइडेड फिजिकल कंडीशंस सच एज टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। यहाँ पे टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट का मतलब क्या है, ये जब आप लॉ लगा रहे हैं, यानी पोटेंशियल डिफरेंस किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सॉरी करंट जो है वो किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो यहाँ पे टेम्परेचर क्यों कांस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर आप जैसे ही बढ़ाते हो तो कंडक्टर जो है, कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव करने लगते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है यानी इसकी फिजिकल कंडीशन, वायर जो है, वायर की फिजिकल कंडीशन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फिजिकल कंडीशन क्या हो जाती है, वायर की चेंज हो जाती है। इस वजह से ये लॉ फॉलो नहीं करेगा। कब नहीं फॉलो करेगा, जब आप टेम्परेचर को क्या करोगे, चेंज करोगे। टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो ये लॉ फॉलो करेगा, टेम्परेचर अगर वेरिएबल है, बार बार चेंज हो रहा है, तो ये लॉ फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूं कि ओम्स लॉ क्या होता है। ओम्स लॉ क्या कहता है, ये कहता है कि अगर किसी वायर में करंट फ्लो कर रहा है तो वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उस वायर के एंड पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, उस वायर के एंड्स पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है उस पे डायरेक्टली डिपेंड करता है। और जो भी चीज, दो क्वांटिटीज एक दूसरे से डायरेक्टली डिपेंड होती है, उनका मतलब क्या होता है कि अगर एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ेगी। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का मतलब होता है। अब और अच्छे से समझते हैं थोड़ा सा कि ओम्स लॉ क्या है, कैसे है। ठीक है, जैसे मैंने बैटरी का एग्जांपल दिया था, बैटरी में कैसे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, कैसे पोटेंशियल डिफरेंस बनता है, ये मैंने बताया था। फिर से भी एग्जांपल लेते हैं। ये एक बैटरी है आपकी, ठीक है, और यहाँ पे प्लस होता है और यहाँ पे माइनस होता है। तो प्लस से इलेक्ट्रॉन्स निकल के आ जाते हैं माइनस पे, तो यहाँ माइनस आता है और यहाँ पे प्लस आता है। और इलेक्ट्रॉन्स निकल के गए, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाते हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो जाते हैं। उसके बाद जब आप वायर कनेक्ट करते हैं, ठीक है, वायर के बीच में यहाँ पे बल्ब लगा है सपोज, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से फ्लो करके यहाँ भी गए और ऐसे इस तरह से आते हैं, तो ये बल्ब जलने लगता है। ठीक है, कितना समझ रहे हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकले तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो गई, डिफिशियंसी हो गई, कमी हो गई। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या है, आ गए, तो ज्यादा हो गए इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सपोज मैं एग्जांपल नंबर्स लिख देता हूँ। तो यहाँ पे सपोज 2 इलेक्ट्रॉन्स है और यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, डिफरेंस है ना, डिफरेंस है। ठीक है, तो अब 10 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 है, तो दोनों को बराबर होने के लिए कितना होना पड़ेगा, यहाँ भी 5 हो जाए, यहाँ भी 5 हो जाए, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से फ्लो हो जाएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे। ठीक है, एक एग्जांपल ये है। सपोज अब यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 20 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है,
अब पहला केस ये है, दूसरा केस ये है, तो दोनों केसेस में क्या डिफरेंस है? यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कम है, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है, यानी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से फ्लो करेंगे, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे तो ज्यादा करंट आपका क्या होगा? प्रोड्यूस होगा। इलेक्ट्रॉन्स को और बढ़ा दीजिए, ठीक है, 50 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है ना, यहाँ पे 50 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो अब यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस और ज्यादा है, यानी यहाँ से और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे। यहाँ पे कम है ना, यहाँ पे कम है, तो यहाँ से और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे। इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में जितना ज्यादा डिफरेंस रहेगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा रहेगा, उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे। सपोज यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ 100 इलेक्ट्रॉन है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ 100 इलेक्ट्रॉन है, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है ना, तो यहाँ से ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाएंगे और यहाँ पे आएंगे, फिर रिएक्शन होगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, यहाँ जाएगा, इस तरह से इलेक्ट्रॉन फ्लो होते रहेंगे, ठीक है। लेकिन मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर डिफरेंस ज्यादा है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे। आपको समझ में आ रहा है ना? जैसे यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 50 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे कम है, इस पॉइंट पे कम है और यहाँ पे ज्यादा है, तो ज्यादा से निकल के इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे जाएंगे? कम जाएंगे। तो अगर 2 पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस अगर ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा फ्लो होंगे, इलेक्ट्रॉन ज्यादा फ्लो होंगे तो करंट भी क्या होगा? ज्यादा फ्लो होगा। तो करंट जो ज्यादा फ्लो हुआ वो कैसे फ्लो हुआ? जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाया, पोटेंशियल डिफरेंस हमने बढ़ा दिया। ऐसे एग्जांपल और समझिए, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, ठीक है, समझ आ रहा है? इस पे प्लस चार्ज है, इस पे माइनस चार्ज है, इसको हमने क्या कर दिया? एक वायर से ऐसे कनेक्ट कर दिया, वायर से कनेक्ट किया। यहाँ पे अभी इनिशियली यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन थे और यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ फ्लो किया जाएंगे, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन में यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स है और यहाँ पे 90 इलेक्ट्रॉन्स है, ये पहली कंडीशन है और ये दूसरी कंडीशन है। तो किस कंडीशन में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे? पहली में या दूसरी में? पहली में आप देख रहे हो यहाँ 10 है, यहाँ 2 है, तो 4-5 इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो हो जाएंगे, तो यहाँ भी बराबर हो जाएगा, यहाँ भी बराबर हो जाएगा, ठीक है। पहली कंडीशन में 4 से 5 इलेक्ट्रॉन या जो भी नंबर हो सकता है उतना फ्लो हुए। दूसरी कंडीशन में देखिए यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे कितने हैं? 90 है, तो यहाँ पे 40 से 50 इलेक्ट्रॉन जब तक फ्लो नहीं होंगे, 45 इलेक्ट्रॉन तक फ्लो नहीं होंगे, तब तक यहाँ कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे यहाँ जाने के लिए, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकले ज्यादा टाइम तक, तो चार्ज करंट भी क्या हुआ? ज्यादा प्रोड्यूस हुआ। और ये करंट ज्यादा प्रोड्यूस कब हुआ? जब हमने यहाँ और यहाँ दोनों में डिफरेंस को क्या रखा? ज्यादा रखा। यानी पोटेंशियल डिफरेंस आपका जब ज्यादा होगा तो करंट भी क्या करेगा? ज्यादा फ्लो होगा, करंट भी क्या होगा? ज्यादा फ्लो होगा, ठीक है। यही ओम्स लॉ कहता है। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको करंट ज्यादा फ्लो कराना है, ठीक है, करंट ज्यादा फ्लो कराना है तो क्या करना पड़ेगा? पोटेंशियल डिफरेंस को आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो ओम्स लॉ जो कहता है वो ये है, मैथमेटिकल टर्म्स में क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? V। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। ये है टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होगा तो वायर की फिजिकल कंडीशन चेंज हो सकती है, और फिजिकल कंडीशन चेंज हो जाएगी तो करंट भी चेंज हो सकता है, ठीक है। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जब भी फिजिक्स में हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगाते हैं तो अगर इसको हटाना है तो क्या आता है? इक्वालिटी का साइन आता है और एक कांस्टेंट आता है। यहाँ पे वो कांस्टेंट कौन सा है? R। यहाँ पे कांस्टेंट क्या है? R। ये R क्या है? R जो है आपका, R का मतलब है कांस्टेंट है, ठीक है। R एक कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट का नाम क्या है? रेजिस्टेंस, ठीक है। इस कांस्टेंट का नाम क्या है? रेजिस्टेंस। इस फॉर्मूले में ये जो फॉर्मूला आया ये किससे आया? ओम्स लॉ से आया। तो V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस है। I क्या है आपका? I करंट है और R क्या है? रेजिस्टेंस। R क्या है? रेजिस्टेंस, ठीक है। तो जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे आप नोट्स बनाते रहना। तो V का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट होती है वोल्ट, I की यूनिट होती है करंट। अब हम देखते हैं R, रेजिस्टेंस के बारे में भी आगे थोड़ा सा मैं बताऊंगा। अभी हम देख लेते हैं R जो है कांस्टेंट, की यूनिट क्या होगी। तो V इज इक्वल्स टू I, R आया ना, R इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? I को इधर डिवाइड कर देंगे तो V बाई I हो जाएगा, ठीक है।
R इज इक्वल्स टू V बाई I हो जाएगा। तो V का यूनिट होता है वोल्ट, I की यूनिट होती है एम्पियर, ठीक है, यानी वोल्ट पर एम्पियर यही होता है। और वोल्ट पर एम्पियर को हम कंबाइनली क्या बोल देते हैं, ओम बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, ओम। और ओम किसकी यूनिट है, रेजिस्टेंस की। ओम का सिंबल ये है और इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। V वोल्ट, I एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर। वोल्ट पर एम्पियर को हम कंबाइनली क्या लिखते हैं, कंबाइन फॉर्म में ओम लिखते हैं। ओम, ओमेगा ये सिंबल है, ओम इसको बोलते हैं। और ये किसकी यूनिट है, रेजिस्टेंस की। तो यहां पे आप ऐसे लिख लीजिएगा, SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होती है, ओम, ठीक है। SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होती है, ओम। ये उसका सिंबल है। इतना समझ में आया ना। यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस है, अगर करंट आपको बढ़ाना है तो क्या बढ़ाना पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस और I दोनों कैसे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो क्या आएगा, इक्वालिटी का साइन आएगा और एक कांस्टेंट आएगा, ठीक है। इस कांस्टेंट का नाम क्या है, रेजिस्टेंस, ठीक है ना। इस कांस्टेंट का नाम क्या है, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस, अब फॉर्मूला देखिए, V इज इक्वल्स टू IR होता है। R इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I को डिवाइड करेंगे तो V बाई I आ जाएगा, ठीक है। V की यूनिट होती है वोल्ट, I की यूनिट होती है एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर। और वोल्ट पर एम्पियर को हम क्या बोलते हैं, ओम बोलते हैं, ठीक है। तो SI यूनिट क्या हो जाएगी, रेजिस्टेंस की, ओम हो जाएगी। इतना आपको समझ में आया होगा ना। अब हम बात करते हैं रेजिस्टेंस के बारे में कि रेजिस्टेंस क्या होता है, या 1 ओम का रेजिस्टेंस क्या होगा। ये मैं रब कर देता हूं। एग्जाम में कई बार आपको 1 नंबर में पूछा है कि व्हाट इज 1 ओम। क्या पूछा हुआ है, व्हाट इज 1 ओम। 1 ओम क्या है, ठीक है। ये पूछा है व्हाट इज 1 ओम, यानी 1 ओम क्या चीज है। तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए अभी हमने देखा था R इज इक्वल्स टू क्या आया था, V बाई I। R इज इक्वल्स टू क्या आया था, V बाई I। अगर V की वैल्यू हम 1 वोल्ट रख दें और I की वैल्यू 1 एम्पियर रख दें, तो ये क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट पर एम्पियर, और यही होता है 1 ओम, ठीक है। वोल्ट पर एम्पियर को क्या लिख सकते हैं, ओम लिख सकते हैं। इतना समझ में आया ना। तो अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, लिखेंगे आप कि रेजिस्टेंस इज 1 ओम। रेजिस्टेंस इज 1 ओम व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लोज थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। यानी जब रेजिस्टेंस 1 ओम कब होगा, जब 1 एम्पियर का करंट 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में फ्लो करेगा। सपोज 2 पॉइंट्स हैं, ये वायर है आपका, एक वायर है, इसके एक एंड A है, दूसरा एंड B है। A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 1 वोल्ट का। और इस करंट से, इस वायर से कितना करंट फ्लो हो रहा है, 1 एम्पियर, ठीक है ना। तो हम क्या बोलेंगे, इस वायर का रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम। फिर से समझ लीजिए, एक वायर है जिसके 2 एंड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 1 वोल्ट का। और इस वायर से कितना करंट फ्लो हो रहा है, 1 एम्पियर का। तब जाके हम बोलेंगे कि इस वायर का रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम, ठीक है। मैं एक बार फिर से बता देता हूं, व्हाट इज 1 ओम। 1 ओम व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट flows through potential difference of 1 volt, we say the wire has resistance 1 ohm, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। यानी जब किसी वायर से 1 एम्पियर का करंट फ्लो होता है और उसके एंड्स के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, 1 वोल्ट का, तो हम क्या कहते हैं, वायर का रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा, इस तरह से लिखना है इसको। तो अब देखते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस जो वर्ड है रेजिस्ट से बना है। रेजिस्ट का मतलब क्या होता है, रोकना, किसी चीज को क्या करना, रोकना, ठीक है। जैसे कंडक्टर होता है ना, कंडक्टर मैंने बताया था, कंडक्टर क्या होता है, जिससे करंट या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सके। इंसुलेटर क्या होता है, इंसुलेटर ऐसी चीज होती है जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, जैसे कि वुड से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, ठीक है। तो वो क्या हो जाता है, इंसुलेटर। कंडक्टर में ऐसा क्या होता है कि यहां से इलेक्ट्रॉन्स पास हो जाते हैं, और चार्ज पास हो जाता है या करंट पास हो जाता है, इंसुलेटर से पास नहीं हो पाता। तो यहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा रहते हैं,
फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहते हैं और वो मूव करते हैं। ये जो मटेरियल बनता है कंडक्टर, जिस मटेरियल से बना होता है उसका रेजिस्टेंस, मटेरियल जिस मटेरियल से बना होता है उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। रेजिस्टेंस इज वेरी लो। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या होता है ये आप समझ लीजिए पहले। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ये क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है। कैसी प्रॉपर्टी है, ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे ये इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने से या चार्ज को फ्लो करने से रोकता है, रेजिस्ट करता है। ठीक है, ये कैसी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है विच रेजिस्ट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, विच रेजिस्ट फ्लो ऑफ चार्जेस या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये इसके अंदर होती है, सबके अंदर होती है, जो भी मटेरियल्स हैं उसके अंदर होती है। किसी मटेरियल के अंदर रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, किसी मटेरियल के अंदर रेजिस्टेंस कम होता है। जिस मटेरियल के अंदर रेजिस्टेंस वेरी लो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर। उसको क्या बोलते हैं, कंडक्टर। ठीक है, और जिस मटेरियल के अंदर रेजिस्टेंस ज्यादा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं। उसको क्या बोलेंगे, इंसुलेटर। ठीक है, तो इंसुलेटर जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं होने देता और कंडक्टर जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने देता है। क्यों होने देता है, क्योंकि कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या है, कम है। और रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, जो कि क्या करता है, ये प्रॉपर्टी कैसी प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है आपकी इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने से रोकने के लिए। ओके, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, रेजिस्टेंस की अगर डेफिनेशन हमसे पूछे तो क्या लिखेंगे, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय virtue of which it resists the flow of current. It resists the flow of current. यानी ये क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है जिसकी वजह से ये रेजिस्ट करती है। किस चीज, रेजिस्ट करना मतलब क्या होता है, रोकना। रेजिस्ट करती है किसको, फ्लो ऑफ करंट को, करंट को फ्लो होने से रोकती है। तो मैंने बताया ना कि चीज ऐसे अलग तरह के ढेर सारे, क्या सारे मटेरियल सेम होते हैं, नहीं, सारे मटेरियल सेम नहीं होते। जैसे ये मार्कर है, इसका मटेरियल कुछ और है, ये वॉच है, इसका मटेरियल कुछ और है, आपकी स्किन है, ये कुछ किसी और चीज से बनी है, आयरन है वो किसी और चीज से बना है। तो डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स हैं, तो डिफरेंट टाइप के मटेरियल तो डिफरेंट टाइप का रेजिस्टेंस भी होगा। किसी मटेरियल का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, किसी मटेरियल का रेजिस्टेंस बहुत कम होगा। तो जिस मटेरियल का रेजिस्टेंस बहुत कम होगा उसको हम कंडक्टर बोलेंगे, और जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा उसको इंसुलेटर बोलेंगे, और जिसका रेजिस्टेंस बीच में होगा, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, उसको हम क्या बोलेंगे, सेमीकंडक्टर। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, सेमीकंडक्टर। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, सेमीकंडक्टर। और ऐसे भी मटेरियल्स हैं जिनका रेजिस्टेंस बिल्कुल ही जीरो होता है, उसको क्या बोलते हैं, ऐसे मटेरियल जिनका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है यानी जीरो के बराबर होता है, उसको हम बोलते हैं सुपर कंडक्टर। ठीक है, सुपर कंडक्टर। जैसे इसका एग्जांपल है सिल्वर, चांदी। चांदी जो है, सिल्वर जो है वो एक टाइप का सुपर कंडक्टर, उसका जो रेजिस्टेंस है बहुत ही कम है, इसी वजह से उससे इलेक्ट्रिसिटी काफी अच्छे से पास हो सकती है। ठीक है ना, ये जो कंडक्टर जो वायर्स हम यूज करते हैं वो किसके बने होते हैं, जनरली कॉपर। कॉपर का भी क्या होता है, कॉपर या एल्यूमिनियम के होते हैं। कॉपर और एल्यूमिनियम इनके रेजिस्टेंस क्या होते हैं, काफी कम होते हैं, इसीलिए हम इनको वायर्स में यूज करते हैं। ये तो अगर सुपर कंडक्टर सिल्वर है तो सिल्वर को हम क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, क्योंकि सिल्वर जो है वो थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, और कंडक्टर ये जो कॉपर और वायर है ये थोड़े चीप पड़ते हैं, इसीलिए हम कॉपर और एल्यूमिनियम के वायर यूज करते हैं, सिल्वर के वायर यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है जो क्या करती है, इलेक्ट्रॉन्स या चार्जेस या करंट को फ्लो करने से रोकती है। ठीक है, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। ठीक है ना, OHM लिखते हैं और ये सिंबल उसका है। ठीक है, मैंने ये भी बताया कि 1 ओम क्या होता है। 1 ओम का मतलब होता है जब 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है किसी वायर से और उस वायर के बीच उस वायर के दो एंड में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए, 1 ओम। तो हम बोलेंगे कि वायर का रेजिस्टेंस कितना है, वायर का रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी जो है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला भी निकालते हैं।
पहले उससे पहले ग्राफ देख लीजिए। ये जो ग्राफ मैं बना रहा हूँ किसके बीच में बना रहा हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में, ठीक है। यानी एक्स एक्सिस पे हमने क्या रिप्रेजेंट किया है, आई करंट, और वाई एक्सिस पे क्या रिप्रेजेंट किया है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस और आई का जो ग्राफ आता है वो एक स्ट्रेट लाइन आती है, ठीक है। ये ग्राफ है पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस आई, ठीक है ना, पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट का ग्राफ है, और ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। जब भी दो क्वांटिटीज हैं और उनके बीच का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन आता है, तो इसका मतलब क्या है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इस ग्राफ को आप नोट कर लीजिएगा। इस पे मैं आगे जाके क्वेश्चंस लेकर आऊंगा, जो कि आपके लास्ट ईयर के एग्जाम में इस पर एक क्वेश्चन आया था, एक सेट में आया था इस पर क्वेश्चन, तो वो मैं क्वेश्चन आगे जाके आपको करवा दूंगा, ठीक है। तो ये ग्राफ आप बना लीजिएगा, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, अब रेजिस्टेंस का हम जो है फॉर्मूला करते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस किसी का कम होता है, किसी का ज्यादा होता है, यानी वो कुछ चीजों पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। जैसे हर मटेरियल का सेम नहीं है, तो यानी इसका मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस जो है वो किसी ना किसी चीज पे डिपेंड कर रहा होगा, कि अगर ये कर दें तो रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, ऐसा कर दें तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो वो चीजें हम देखते हैं कि क्या है ऐसी चीजें जिससे रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है या बढ़ जाता है, ठीक है। फैक्टर्स on which resistance depends, factors on which resistors depends, ठीक है ना। ये कितने फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, सबसे पहले फैक्टर कौन सा है, लेंथ ऑफ वायर। दूसरा फैक्टर क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। ये दो फैक्टर हैं, ये काफी मेन फैक्टर्स हैं जिस पे रेजिस्टेंस क्या करता है, डिपेंड करता है, ठीक है ना। यही दो ऐसे फैक्टर्स हैं जिस पे रेजिस्टेंस किसी भी वायर का डिपेंड करता है। अब लेंथ ऑफ वायर पे डिपेंड करता है, इसका मतलब लेंथ ऑफ वायर हम इंक्रीज करें तो क्या होगा या डिक्रीज करें तो क्या होगा। दूसरा जो फैक्टर है वो क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको अगर नहीं पता है तो मैं समझा देता हूं। जैसे सपोज ये आपका वायर है, ठीक है, ये वायर है, ये इसकी लेंथ है, तो इसका ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जैसे आपने वायर देखा होगा, वायर कैसा होता है, गोल होता है ना, वायर गोल होता है, इसी तरह का वायर होता है। तो ये आपकी लेंथ होती है, ठीक है, ये आपकी क्या होती है, लेंथ। और ये चीज जो होती है इसको हम बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी इसकी मोटाई, एक तरह से समझिए इसकी मोटाई जो है वो क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और ये चीज क्या है, यहां से यहां तक ये लेंथ है, ठीक है। तो ये जो रेजिस्टेंस है वो किस तरह से डिपेंड करता है, तो मैं यहां बताता हूं। जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है लेंथ पे डायरेक्टली, यानी अगर आप लेंथ को इंक्रीज करते हो तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। दो कॉपर वायर लीजिए, ठीक है, दो कॉपर वायर लीजिए, एक 1 मीटर का और एक है 5 मीटर का। दोनों सेम वायर है लेकिन दोनों की लेंथ अलग है, एक है 1 मीटर का, एक है 5 मीटर का, ठीक है ना। तो आपको ये लगेगा कि ये पता चलेगा कि जो 1 मीटर वाला वायर है उसका रेजिस्टेंस कम है और जो 5 मीटर वाला वायर है उसका रेजिस्टेंस क्या है, ज्यादा। यानी आप अगर लेंथ बढ़ाते जाओगे, ठीक है ना, लेंथ बढ़ाते जाओगे तो रेजिस्टेंस क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। क्यों बढ़ता जाएगा, क्योंकि देखिए ये जो वायर है ये क्या करता है, रेजिस्ट करता है ना, रेजिस्टेंस सबके अंदर होता है। ये वायर आपको क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने से क्या करेगा, रोकेगा। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं तभी करंट जनरेट होता है, तो इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने से रोकेगा। अब देखिए यहाँ पे 1 ही मीटर तक ये फ्लो रोक पाएगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन, ये जो वायर है ये कहां तक जाएगा, कहां तक रोकेगा, 5 मीटर्स तक जाना पड़ेगा। 5 मीटर का इलेक्ट्रॉन को स्ट्रगल करके यहाँ तक जाना पड़ेगा। तो ये लंबा रास्ता है, यानी यहाँ पे ज्यादा स्ट्रगल लगेगा, और ये छोटा यानी यहाँ पे कम स्ट्रगल लगेगा। कम स्ट्रगल लगेगा मतलब इजीली वो फ्लो कर पाएगा, और इजीली फ्लो कर पाएगा मतलब रेजिस्टेंस कम है। और अगर ज्यादा आपको मतलब यहां से यहां मूव करने के लिए ज्यादा एफर्ट डालना पड़ रहा है, यानी रेजिस्टेंस इसका क्या है, ज्यादा है। तो ज्यादा क्यों है, क्योंकि इसकी लेंथ ज्यादा है। इसका कम क्यों है, क्योंकि इसकी लेंथ कम है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस जो होता है लेंथ पे डायरेक्टली डिपेंड करता है। ये आपका पहला फैक्टर हो गया। दूसरा जो फैक्टर वो क्या है,
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी अगर आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घटाओगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये चीज कैसे हो रही है, लेंथ वाला तो आपको समझ में आया कि हाँ इस तरह से अगर ज्यादा लेंथ है तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा, लेकिन ये चीज कैसे हो रही है, तो मैंने बताया ना कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये चीज जो होती है ये होता है, ठीक है ना। तो इसका एग्जांपल आप ऐसा समझिए कि जैसे आप क्लास में एंटर करते हैं ना, क्लास में एंटर करते हैं दरवाजा, दरवाजे को क्या मानिए, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, दरवाजे को क्या मानिए, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो दरवाजा अगर पूरा खुला हुआ है तो आप आसानी से आ सकते हैं ना, दरवाजा अगर पूरा खुला हुआ है तो आसानी से आ सकते हैं, लेकिन मैं अगर दरवाजे को हाफ ऐसे कवर कर दूं, हाफ कवर कर दूं यानी उसका एरिया डिक्रीज कर दूं, तो क्या आप आसानी से आ पाओगे, आप आसानी से नहीं आ पाओगे, ठीक है। यानी आपको आने में क्या हो जाएगी, दिक्कत बढ़ जाएगी। अगर आने में दिक्कत हो रही है यानी रेजिस्टेंस क्या हो गया, बढ़ गया। तो रेजिस्टेंस कैसे बढ़ा, जब मैंने एरिया को क्या किया, कम किया, यानी एरिया रिड्यूस हुआ, तब जाके आपका रेजिस्टेंस क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, ठीक है। तो एरिया को रिड्यूस मैंने किया तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। और वही उसका उल्टा करें, यानी दरवाजे को तोड़ के दो दरवाजे लगा दें वहां पे, तो और आराम से आप आएंगे। दो दरवाजे का मतलब आपने एरिया को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, ठीक है। दो दरवाजे को, उसका मतलब क्या होता है, एरिया को इंक्रीज कर दिया। तो एरिया को इंक्रीज करने का मतलब क्या हुआ, आप आराम से आएंगे। अगर आप आराम से आएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब रेजिस्टेंस क्या है, कम है। और रेजिस्टेंस कम कब हुआ, जब आपने एरिया को बढ़ाया। इसका मतलब रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया पे, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। अब ये इक्वेशन आपकी पहली हो गई और ये इक्वेशन आपकी क्या हो गई, दूसरी हो गई, ठीक है ना। इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप कंबाइन कर दें, देखिए यहाँ पे आर है, यहाँ पे आर है, दोनों को कंबाइन कर देंगे तो क्या होगा, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए, यानी एल से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एरिया से इनवर्सली, ठीक है। अभी मैंने बताया था कि जब भी आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हो तो क्या आता है, इक्वालिटी का साइन आता है, इक्वालिटी का साइन आता है और एक कांस्टेंट आता है। तो आर इज इक्वल्स टू, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा और यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा, इस कांस्टेंट का नाम है रो, ठीक है। ये आपका रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया, ये कांस्टेंट है रो, और इस रो को हम क्या बोलते हैं, इस कांस्टेंट जो है रो, इसको क्या बोलेंगे, रेजिस्टिविटी, इसको क्या बोलेंगे, रेजिस्टिविटी। एल क्या है आपका, लेंथ ऑफ वायर, ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और आर क्या है, आर आपको पता ही है, रेजिस्टेंस, ठीक है, क्लियर है। तो रेजिस्टेंस का एक नया ये फॉर्मूला आ गया, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। यहाँ पे रो क्या है, कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट का नाम है रेजिस्टिविटी। इस कांस्टेंट के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, एक काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्वेश्चंस आते हैं, तो इसके बारे में डिटेल जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। बाकी रेजिस्टेंस मैंने आपको समझा दिया, किस पे डिपेंड करता है वो समझा दिया, और इसका फॉर्मूला, ठीक है। तो आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, ये फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस का, ठीक है। तो इतना आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, और इसके आगे से